Hello, good afternoon, dear students. I welcome you all on my channel. So, before discussing the current topic, last time हमने बात की थी टेम्परेचर कोफिशिएंट पे हमने बात की, या टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट पे हमने बात की। उसमें हमने बोला टेम्परेचर कोफिशिएंट अगर 10 या 20 के दरमियान होगा, दो वैल्यूज का टेम्परेचर डिफरेंट होगा, देन टेम्परेचर कोफिशिएंट इज वेरी हाई। अगर टेम्परेचर रेंज 300 से 310 तक है, देन आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 से 3 तक है। अगर आपका टेम्परेचर रेंज बहुत ज्यादा है, 1000 या 2000 है, देन टेम्परेचर कोफिशिएंट विल बी वेरी लेस। ठीक है, सो बिल्कुल इजी है। अच्छा, इसके बाद हमारा है एरहीनियस इक्वेशन जो है, इस पे मोस्टली इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंस है। तो कौन सी इक्वेशन है? ऐसे है के इज इक्वल टू ए ए बाय आर टी। इसमें हमने कल भी बात की कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, दैट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द केमिकल रिएक्शन, फॉर रिएक्शन टेकिंग प्लेस। या उसमें हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी के अलावा एक्टिवेशन एनर्जी होती है। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी और डिफरेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी जो होती है, दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है कितने मॉलिक्यूल्स एक स्टेट में जाएंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, दिस इज रेट कांस्टेंट। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर इज, फर्स्ट हम देखेंगे, अगर ई ए नेगेटिव होगा, ठीक है, ई ए विल बी नेगेटिव इफ ई ए इज इक्वल टू नेगेटिव। ये वाला चीज अगर नेगेटिव होगा, ये देन प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी इसको बोलते हैं। अगर ये नेगेटिव है, देन के इज इक्वल टू ए ई प्लस ई ए बाई आर टी। नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, देन दिस। इट मीन्स दैट रेट कांस्टेंट इज ग्रेटर देन ए। It means that the total effective collisions are equal or more than the total collisions। अगर जितने collisions हो रहे हैं, इफेक्टिव कोलिजन्स उससे ज्यादा है, ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज टोटली इम्पॉसिबल। इफेक्टिव कोलिजन्स हमेशा कम होंगे टोटल नंबर ऑफ कोलिजन से, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। एक्टिवेशन एनर्जी जो है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये वाला हमारा फंदा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, दूसरा चीज अगर हम देखेंगे, यही दूसरा चीज, अगर हम इसको T इज इक्वल टू 0, अगर हम टेम्परेचर 0 करेंगे एक रिएक्शन में, टेम्परेचर हम 0 करेंगे एक रिएक्शन में, हम देखेंगे K इज इक्वल टू ए ई, ये इंफिनिटी बन जाएगा। एनीथिंग एनीथिंग जो डिनोमिनेटर में 0 होगा तो इंफिनिटी बनता है, माइनस इंफिनिटी विल बी 0। सो के इज इक्वल टू ए इंटू 0 इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 0। सो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स एट 0 टेम्परेचर, अगर हम 0 टेम्परेचर देखेंगे जिसकी एंट्रोपी 0 होगी, सो केमिकल रिएक्शन वहां पॉसिबल नहीं है। सो इट मीन्स दैट टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स विल बी इक्वल टू 0। तीसरा केस हम फिर से देखेंगे, अगर टेम्परेचर हम बहुत ज्यादा लेंगे, इनफाइनाइट हम टेम्परेचर लेंगे, अगेन के इज इक्वल टू ए ई ए बाय आर टी। अगर टेम्परेचर इज इक्वल टू इन्फिनिटी, देन के इज इक्वल टू ए ई 0, एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1, सो इट विल बी 1। इट मीन्स दैट टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स। जितने कोलिजन्स है, ऑल द कोलिजन्स आर इफेक्टिव। इट मीन्स दैट ऑल द कोलिजन्स लीड टू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। सो ये बिल्कुल इजी है। पहला केस हमने बताया कि अगर ई ए नेगेटिव के बराबर होगा, एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव के बराबर होगी, देन K is greater than A. It means that total number of effective collisions are more than total number of collisions। दूसरा केस हमने पढ़ा कि अगर टेम्परेचर हम 0 लेंगे, it means that total number of effective collisions will be 0। ये तो पॉसिबल है, ये केस पॉसिबल। अगर हम टेम्परेचर 0 करेंगे, then total number of effective collisions will be 0। तीसरा, अगर हम टेम्परेचर बहुत ज्यादा लेंगे, it means that total number of effective collisions will be equal to total number of collisions। So coming to one more topic, that is what is the role of catalyst in rate of a reaction। so role of catalyst, जैसा कि आप लोगों को पता है, कैटेलिस्ट की वजह से क्या होता है, रेट ऑफ ए रिएक्शन इंक्रीज होती है। कोई एक्चुअली कैटेलिस्ट का काम क्या होता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है ये वाली, सपोज दिस इज, मैं ऐसे आपको दिखाऊंगा, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज रिएक्शन कोऑर्डिनेट, यहाँ रिएक्शन कोऑर्डिनेट, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अगर पहले एक्टिवेशन एनर्जी ये है विथआउट कैटेलिस्ट, ई ए अन कैटेलिस्ट, विथआउट कैटेलिस्ट, ठीक है। दूसरा, यहां हम कैटेलिस्ट एक लेंगे,
देखो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा। यहां से यहां तक जाना बहुत मुश्किल है एज कंपेयर टू ये। देखो ये कैटेलिस्ट के लिए है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ कैटेलिस्ट, दिस इज विथआउट कैटेलिस्ट, ई अनकैटेलिस्ट। सो विथआउट कैटेलिस्ट या अनकैटेलिस्ट में एक्टिवेशन एनर्जी जो बार होता है या जो ग्राफ होता है वो टॉप पे होता है। एक रिएक्टेंट को यहां तक जाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, लेकिन जब हम कैटेलिस्ट यूज करते हैं, ये जो एक्टिवेशन जो माउंटेन होता है ये नीचे आता है, ग्राफ नीचे आता है। सो एक रिएक्टेंट आराम से उसको पार कर सकता है। सो दिस इज विथआउट कैटेलिस्ट, दिस इज विथआउट कैटेलिस्ट एंड दिस इज विथ कैटेलिस्ट। सो यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी कम है। हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसकी रिलेशनशिप क्या है, के कैटेलिस्ट डिवाइड बाय के अनकैटेलिस्ट इज इक्वल टू ई अनकैटेलिस्ट माइनस ई कैटेलिस्ट डिवाइड बाय आर टी। या इसको हम ऐसे भी सी के कैटेलिस्ट डिवाइड बाय के अनकैटेलिस्ट इज इक्वल टू ई डेल ई डिवाइड बाय आर टी। खत्म। ये वाली हमारी रिलेशनशिप है कैटेलिस्ट। अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि कैटेलिस्ट के दौरान उसका वैल्यू ये है, अनकैटेलिस्ट जब हम लेते हैं तो उसका वैल्यू ये है, तो आप नॉर्मली निकाल सकते हो कि दोनों की डिफरेंस। आप यहाँ कैटेलिस्ट का भी निकाल सकते हो, आप यहाँ अनकैटेलिस्ट का भी निकाल सकते हो। सो के कैटेलिस्ट रेट कांस्टेंट फॉर कैटेलिस्ट रिएक्शन, रेट कैटेलिस्ट फॉर अनकैटेलिस्टिक रिएक्शन इज इक्वल टू, पहले अनकैटेलिस्ट आ जाएगा माइनस ई कैटेलिस्ट डिवाइड बाय आर टी। ठीक है, हमेशा ये याद रखना है अनकैटेलिस्ट के लिए ये जो एक्टिवेशन ग्राफ होगा ये टॉप पे होगा, एक्टिवेशन एनर्जी इसके लिए ज्यादा लगेगी। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है कि जो खुद की एनर्जी होती है उससे ज्यादा हम कितनी एनर्जी देंगे जिससे हमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये भी खत्म। अच्छा, इसके बाद और एक टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक, इसके बाद कोलिजन थ्योरी क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, कोलिजन थ्योरी। According to this theory, there are different postulates of this theory. First postulate जो है, जो reacting species होते हैं, चाहे गैस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, they should, especially सॉलिड पे यहाँ फोकस हमें करना है, they should be एक तो होना चाहिए वो हार्ड। ठीक है, हार्ड होनी चाहिए। So the reacting molecules should be hard। दूसरा चीज, वो रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, दे शुड बी नॉन रिएक्टिव, दे शुड बी नॉन रिएक्टिव होने चाहिए। एक तो हार्ड होने चाहिए, दूसरा दे शुड बी नॉन रिएक्टिव। ओके, तीसरा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन तभी होता है जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन करते हैं। सो प्रोडक्ट तभी बनता है व्हेन प्रोडक्ट इज फॉर्मड व्हेन रिएक्टेंट्स कोलाइड, व्हेन रिएक्टेंट्स कोलाइड करते हैं आपस में। टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स विल आल्सो, यहां जो इफेक्टिव कोलिजन्स होते हैं दे आर ऑलवेज लेस देन द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स। सो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स आर ऑलवेज लेस देन टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स। यहां आप ऐसे भी निकाल सकते हो, टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स माइनस फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स। ठीक है, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। सो बिल्कुल इजी है, जितने इफेक्टिव कोलिजन्स है वो हमेशा लेस देन होते हैं टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स के। अब हम देखेंगे कि कोलिजन रेट, नंबर ऑफ कोलिजन हमें देखना है कि कितने ज्यादा कोलिजन्स है, या रेट किस पे डिपेंडेंट है। इट इज डिपेंडेंट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। पहला एक्टिवेशन एनर्जी पे, वो आपने देखा है। दूसरा, इट डिपेंड्स अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। सो रिएक्शन रेट, पांचवा अगर हम देखेंगे, रिएक्शन रेट, फिफ्थ, रिएक्शन रेट डिपेंड्स अपॉन ए, किस पे, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये तो पता है आप लोगों को। दूसरा, ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की ओरिएंटेशन क्या है, इससे भी रेट डिफाइन होती है, ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हम मॉलिक्यूल्स की ओरिएंटेशन देखेंगे, सपोज वी हैव H2 प्लस Br2, ठीक है, इट विल गिव HBr प्लस H, सपोज फॉर अ टाइम पीरियड। वी हैव फर्स्ट, ऐसे भी हो सकता है H2 के दो मॉलिक्यूल्स यहां
Br का ये मॉलिक्यूल Br2, ठीक है, ये ऐसे भी बनाएंगे, पहले इंटरमीडिएट स्टेज HHBr2, देन प्रोडक्ट बन जाएगा HBr और H। अगर आप इनका इंटरमीडिएट देखेंगे, इंटरमीडिएट स्टेज यहां जिसको आप बोलते हो रिएक्शन इंटरमीडिएट, दिस इज लीनियर, सो लीनियर, सो इफेक्टिव कोलिजन्स बहुत अच्छे हैं, यहां लीनियर में इफेक्टिव कोलिजन्स बहुत अच्छे होते हैं। सो ये वाला प्रोसेस ये बेहतरीन रहेगा, इसमें रिएक्शन रेट बहुत ज्यादा होगा। अगर हम इसके कंपैरिजन में देखेंगे, ये वाला एच एच अगेन Br2 एच एच Br2 हम बनाएंगे बेंट वाला ऐसे, ये तो बेंट तरीके से यहां से ऐसे हो जाएगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग, दिस इज बेंट, ये वाला बेंट है, बेंट इंटरमीडिएट है। तो फिर हमारा प्रोडक्ट अगेन बन जाएगा ऐसे ही HBr प्लस H। सो यहां बेंट इंटरमीडिएट है, इट मीन्स दैट बेंट इंटरमीडिएट इज नॉट सो मच इफेक्टिव, सो रिएक्शन रेट कम होगी। सो द रिएक्शन रेट डिपेंड्स अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, आपको ख्याल रखना है, ठीक है। इसके बाद महत्वपूर्ण चीज इसके बाद है कि आपके मॉलिक्यूल सेम होंगे, जो रिएक्शन मॉलिक्यूल्स अगर वो सेम होंगे, देन रेट इज डिटरमाइंड बाय कोलिजन रेट। रेट डायरेक्ट हम कोलिजन रेट से डिफाइन कर सकते हैं कि कितने कोलिजन्स हुए हैं, ठीक है। सिक्स्थ, इफ the molecules or colliding molecules are of same type, then rate is determined by collision rate, that is Z. Suppose we have same molecules AA, it gives K2 product इन्होंने दे दिया, then rate is defined by collision rate ZA, this is collision rate, total number of collisions per second, total number of collisions per second, this is collision rate is equal to 1 by root 2 pi sigma square A, sigma square A 8 kBt divided by pi Ma 1 by 2, then we have Na dash square, ठीक है। इसको हम सिग्मा से भी डिफाइन कर सकते हैं, एवरेज स्पीड भी बोलते हैं इसको, बस जरूरत नहीं है, ये वाला आपका फाइनल है, ठीक है। फाइनल रेट फॉर दोज मॉलिक्यूल्स विच आर ऑफ सेम टाइप, सेम टाइप है। अगर डिफरेंट टाइप है, अगर ऐसे होगा A प्लस B गिव्स K2 प्रोडक्ट, अगर ऐसे होगा देन आप कैसे डिफाइन करोगे आज इसको, देन आप कोलिजन रेट ZAB इज इक्वल टू 1/2 खत्म करोगे, देन पाई सिग्मा AB, बाकी सेम रहेगा 8 kBt, देन वी हैव पाई म्यू, यहां ख्याल रखना है 1/2 NAB खत्म, बस ये 1/√, यहां खत्म करना है, बाकी सेम रहेगा। सो इफ यू हैव सेम टाइप मॉलिक्यूल्स, इफ यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, कोलिजन रेट हम आराम से निकाल सकते हैं। सो अगर हम इसमें फर्दर देखेंगे, जो पाई NG जो है यहां वो भी आ सकता है, लेकिन आपके लेवल का इतना काफी है। सो दिस वाज कोलिजन थ्योरी। नाउ कमिंग टू वन मोर थ्योरी, दैट इज एक्टिवेशन थ्योरी या ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या आयरिंग थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या जिसको आप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी या आयरिंग थ्योरी, कि ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ये डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होते हैं प्रोडक्ट में, फर्स्ट आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर वो डिसइंटीग्रेट होता है, डिकम्पोज होता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। हम देखेंगे, वी हैव एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी भी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या आयरिंग थ्योरी भी इसको बोलते हैं, आयरिंग ने दे दी आयरिंग थ्योरी। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इसमें ये पोस्टुलेट्स है कि द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर नॉट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। सो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आपका बनता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आपका बनता है। जैसे सपोज वी हैव A प्लस B, these are reactants, then we have K, suppose this is there will be formation of an activated complex, then there will be formation of, suppose this is K1 and this is product,
The reactant molecules are always in a chemical equilibrium with this complex. They are always in chemical equilibrium. Chemical equilibrium. दूसरा पॉइंट। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, अगर हमें डीएल एनर्जी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां निकालनी है, हमें हमेशा ऐसे वन माइनस रिएक्टेंट, वन माइनस रेट रिएक्टेंट फॉर, अगर हम देखें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर के लिए डेल एन जी इज इक्वल टू वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, सेकंड के लिए वन माइनस टू इज इक्वल टू वन माइनस वन, थर्ड के लिए वन माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस टू। सो डीएल एन जी आप निकाल सकते हो, आपको बस देखना है वहां कि आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड है, आपको वन माइनस वही लगाना है, वन माइनस वन, वन माइनस टू, वन माइनस थ्री। ओके, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें, तीसरा पॉइंट यह है कि अकॉर्डिंग टू आयरिंग थ्योरी और अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है कि वो कितनी एनर्जी आपको चाहिए सो दैट द रिएक्टेंट्स आर, सो दैट द ट्रांजिशन स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो बिल्कुल इजी है। अच्छा, इसके बाद महत्वपूर्ण एक चीज है कि जो हमारे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको चाहिए कुछ एनर्जी सो दैट इट्स मॉलिक्यूल्स विल वाइब्रेट। जब वो वाइब्रेट करेंगे फाइनली द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज ब्रोकन इनटू प्रोडक्ट फॉर्मेशन। सो हमें वाइब्रेशनल एनर्जी चाहिए। चौथा पॉइंट, वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी विच इज गिवन एज, वो हम ऐसे भी क्लासिकल जो मैकेनिकल थ्योरी होती है, क्लासिकल थ्योरी, वो हम ऐसे भी निकाल सकते, E इज इक्वल टू एच वेब, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, एच न्यू बोलते हो आप, वेब, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं E इज इक्वल टू के बी टी, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं E इज इक्वल टू के बी टी। ठीक है, ये सेम है, सो एच वेब इज इक्वल टू के बी टी, ऐसे भी हम लिख सकते हैं के बी टी। ठीक है, देन वाइब्रेशनल एनर्जी इज इक्वल टू के बी टी डिवाइड बाय एच। सो दिस इज फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। सो फ्रीक्वेंसी फैक्टर आपको याद रखना है। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखेंगे द रेट कांस्टेंट, द रेट कांस्टेंट फॉर एवर रिएक्शन, सपोज वी हैव अ रिएक्शन A प्लस B गिव्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स AB कॉम्प्लेक्स, देन फाइनली प्रोडक्ट, देन रेट, रेट के, यहां रेट हम डायरेक्ट रेट इज इक्वल, ऐसे भी हम लिख सकते हैं एक्टिवेशन, ऐसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इस पे इनिसर करता है और फ्रीक्वेंसी फैक्टर पे, फ्रीक्वेंसी फैक्टर विच कैन बी गिवन एज रेट इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर हमारा क्या बन गया, के बी टी डिवाइड बाई एच, या हम ऐसे भी कभी कभार के साथ भी ये डिनोट करते हैं। सो आर इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी फैक्टर आपका बन जाएगा ऐसे के बी टी डिवाइड बाई एच, कभी कभार ऐसे भी हो सकते हैं ई माइनस डेल एच डिवाइड बाई आर टी, ऐसे भी ई सॉरी डेल एस डिवाइड बाई आर, यहां ऐसे, बस ये फाइनल इक्वेशन है हमारी। तो आपको ये ख्याल रखने ये चीजें। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स थ्योरी देयर इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मड, जब रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में फिर प्रोडक्ट फॉर्मेशन बनता है। सो रेट आपको ऐसे फ्रीक्वेंसी फैक्टर इनटू एक्टिवेशन एनर्जी के हमने फिर न्यूमेरिकल डायरेक्टली निकाले, सो बिल्कुल इजी है। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर हम एरिनस इक्वेशन की बात करेंगे, वहां एक चीज मैं भूल गया हूं, अगर हम के को हमें डिफाइन करना है, के का रेट हमें, सॉरी के के यूनिट्स हमें देखनी है। ठीक है, वो भी मैं यहां दिखाऊंगा। एक्टिवेशन जो एरिनस इक्वेशन है दैट के इज इक्वल टू ए ई ए बाय आर टी, दिस इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, यूनिट जीरो, नो यूनिट्स, के इज इक्वल टू ए, सो फ्रीक्वेंसी यूनिट है इसकी, या इसके यूनिट्स है फर्स्ट ऑर्डर का सेकंड इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर का सेकंड इनवर्स। सो यूनिट ऑफ के, ये बहुत बार आया है एग्जाम में, आपको ख्याल रखना है के यूनिट है सेकंड इनवर्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कोलिजन एंड एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स थ्योरी। सो आज हमने पढ़ा, फर्स्ट हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट पे आ गए। अगेन मैं बोल रहा हूं कि अगर टेम्परेचर 10 से 20 तक है, देन टेम्परेचर कोएफिशिएंट विल बी वेरी हाई। इफ द टेम्परेचर इज around 300 to 310, then the temperature coefficient is 2 to 3. If the temperature range is
1000 to 1030 or 1010, there should be only the difference of 10, then temperature coefficient is very little, बहुत कम होता है। इसके बाद हमने बात की एरियनस इक्वेशन की, AEA by RT। हमने पहले बोला एक्टिवेशन एनर्जी EA is equal to नेगेटिव, वो पॉजिटिव आ गया, दैट इज टोटली इम्पॉसिबल। टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन आर मोर देन टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शन कोलिजन, जितने कोलिजन उससे ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन इम्पॉसिबल है। दूसरा चीज, अगर टेम्परेचर हम 0 लेंगे, इट मीन्स दैट देयर विल बी नो कोलिजन, सो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन विल बी 0। अगर हम टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, सो इट मीन्स दैट टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। फिर हमने कैटेलिस्ट और अनकैटेलिस्ट की बात की। जब हम कैटेलिस्ट डालते हैं, जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम होती है, सो रेट ज्यादा हो जाएगी। सो के कैटेलिस्ट डिवाइड बाय के अनकैटेलिस्ट, ई अनकैटेलिस्ट रिएक्शन कैटेलिस्ट रिएक्शन डिवाइड बाय आरटी, या ई डेल ई डिवाइड बाय आरटी, खत्म हो गया ये चीज भी। फिर हमने बात की कोलिजन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सॉलिड होने चाहिए, रिजिड होने चाहिए। फिर उसके बाद देयर शुड बी इफेक्टिव कोलिजन। फिर उसके बाद मैंने बोला कि रेट डिपेंड्स अपॉन बोथ ओरिएंटेशन एज वेल एज एक्टिवेशन एनर्जी। ओरिएंटेशन दो हो सकते हैं, लीनियर बी, बेंट बी। लीनियर ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद हमने निकाला, अगर मॉलिक्यूल सेम है तो हमने निकाला था उसमें डायरेक्ट हमने निकाला रेट कांस्टेंट, दैट इज एज कोलिजन रेट इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर ए डिवाइड बाय 8 kBT m a 1/2 सिग्मा ए स्क्वायर। अगर डिफरेंट होंगे तो 1/√, हमें खत्म करना है। एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स थ्योरी, ट्रांजिशन थ्योरी या आयरन थ्योरी, देयर शुड बी अ ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसे हम निकाल सकते हैं। वाइब्रेशन एनर्जी हमें फिर निकालनी है, दैट इज इक्वल टू KBT डिवाइड बाय H, दैट इज इक्वल टू EH न्यू। वहां से हम निकालते हैं, फाइनल हमारा रिजल्ट बन गया। सो दिस वाज all about the second portion of chemical kinetics. Thank you.